नमस्कार, मेरा नाम अंकुर वाजपेयी है और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने लगातार कई विभिन्न जनपदों में पदयात्रा निकाली है संविदा कर्मियों के लिए। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं संजय दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मेरा सबसे पहला पहला सवाल ये है कि आपने लगातार संविदा कर्मियों की सरकारी शोषण के विरुद्ध जिस तरह आपने आवाज़ उठाई है, लगातार उनके मुद्दों पर प्रखरता से आगे आते रहे हैं। क्या लगता है आपको कि स्थिति बदलेगी? देखिए, स्थिति बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बाधाएं बहुत हैं। और एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है स्पष्ट रूप से कि जो सरकारी तंत्र है उसका नज़रिया बहुत नकारात्मक है संविदा के साथियों के प्रति। वो विभाग के सारे काम तो लेना चाहता है संविदा कर्मियों को, लेकिन उनको इतना दबा के रखना चाहता है कि वो कभी अपनी आवाज़ ना उठा पाए। और इसका कारण बड़ा स्पष्ट है, देश में बेरोजगारी। आज संविदा पे वह व्यक्ति है जिसको रोटी की समस्या है, जिसके परिवार में 2 समय का भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिसके बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाओं को पूरी तरह लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो वह मजबूरी में नौकरी करता है। और शायद ये मजबूरी का लाभ ही ये तंत्र, सरकारी तंत्र ले रहा है। लेकिन जो मेरा पिछले 5-7 सालों का अनुभव है, और विशेषकर पिछले 8 महीनों में, जब मैंने प्रदेश में 400 किलोमीटर की पदयात्रा की इन संविदा कर्मियों के लिए, उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि इनमें जागृति पैदा की जा सकती है। और वो जागृति मैंने देखी अपने आँखों से। इसलिए संविदा कर्मी अगर अपने अधिकार, जो भारत सरकार के नियम हैं, जो अधिनियम इस संविधान ने उनके लिए बनाए हैं, उन अधिनियम के परिधि में भी सरकार इनको नहीं लाती। तो ये अगर सबसे पहले तो स्वयं सशक्त हूँ, जागृत हूँ, अपने अधिकार समझें, और उन अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के लिए जिले स्तर, ब्लॉक स्तर पे इन संविदा कर्मियों को नेतृत्व डेवलप करना पड़ेगा। और इसी रणनीति के तहत, क्योंकि पिछले 10 महीनों में बहुत सी सफलताएं भी मुझे मिली, और अधिकारियों से बातचीत करने में ऐसा प्रतीत हुआ कि अधिकारियों को इनके बारे में बड़ा ही नेगेटिव इनपुट्स दिए गए थे। जब वास्तविकता बताई विभागों के मुखिया को, तो उनके मन में भी ऐसा नहीं था, कि उनका भी कहना था कि नहीं, इनको ये अधिकार मिलना चाहिए था। तो अगर एक संगठित, एक कार्य योजना बना के इन संविदा कर्मियों के लिए संघर्ष किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। आपसे बातचीत हो रही थी, उसी के बीच एक सवाल उठता है। सरकार और श्रमिकों के बीच में जो वर्क फॉर एजेंसियां हैं, वो भी बेरोजगार युवाओं को शोषण करती हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और मैं तो कहूँगा कि संविदा और सरकार के बीच में एक मजबूत दलाल की व्यवस्था है। यह वो दलाल है जो गांव और शहरों में जाके बेरोजगारों को इकट्ठा करता है और मासिक दलाली फिक्स्ड करता है। शुरुआत में 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का मानदेय एडवांस में लेता है इन नौजवानों से, और इनकी सप्लाई करता है सरकार को। सरकार का पक्ष जहां तक है, सरकार 2% से लेकर 6% तक कमीशन देती है इन सर्विस प्रोवाइडर को, सेवा प्रदाता को। तो अगर मैं कहूं कि संविदा व्यवस्था जो वर्तमान है वह एक अभिशाप है, तो संविदा व्यवस्था के अभिशाप को महाअभिशाप बनाता है सेवा प्रदाता। और सेवा प्रदाता बड़ा, देखिए एक बात समझ लीजिए, केंद्रीकृत लूट सेवा प्रदाता के माध्यम से हो सकती है। जब बड़ी लूट होनी है, अगर प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी पूरे प्रदेश की लूट अपने पास लाना चाहते हैं, तब प्रदेश स्तर का सेवा प्रदाता ढूंढा जाता है। जिले स्तर पे सेवा प्रदाता, जिला का अगर मुखिया चाहता है इस लूट को, तब ढूंढा जाता है। क्योंकि
जो सेवा प्रदाता काम कर रहा है वह तो विभाग आराम से कर सकता है और करता है। आपने एडवर्टीजमेंट निकाला कि मुझे 10 जूनियर इंजीनियर चाहिए, उनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिले के 4 अधिकारियों की टीम बनाई, इंटरव्यू की तारीख रखी, उसमें जो मेरिट के हिसाब से जो बच्चे आए उसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस काम के लिए 6% सेवा प्रदाता को अतिरिक्त गरीब आदमी का टैक्स जमा किया हुआ धन क्या जरूरत है देने की। और जब ये स्पष्ट पूरा देश जानता है, पूरी समाज जानती है कि सेवा प्रदाता फर्जी सर्टिफिकेट लेके, मार्कशीट लेके विभागों में दे रहा है, मैन पावर 6 महीने से लेकर 9 महीने तक मानदेय उन गरीब बच्चों से ले रहा है, तो क्या आवश्यकता है बीच में दलाल की। सेवा प्रदाता की जो वर्तमान नीति सरकारें चला रही हैं, निश्चित तौर पे यह गरीबी, बेरोजगारी को और उत्पीड़न करने का एक अस्त्र है। मैं इसका खुलकर विरोध करता हूं और आने वाले समय में मैं सभी विभागों में एक जन जागरण अभियान चलाऊंगा, सरकार पे दबाव बनाऊंगा कि सेवा प्रदाता द्वारा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की भर्ती ना की जाए। निजी उद्योगों में सेवा प्रदाता इसलिए लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, और वो सेवा प्रदाता से जो मजदूर या जो टेक्निकल मैन पावर लेते हैं उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसमें जो बेस्ट होता है वो लेते हैं। यहाँ सेवा प्रदाता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए और एक मुश्त रकम अधिकारी के पास पहुंचे नियुक्ति की इसलिए रखा जाता है। तो सेवा प्रदाता एक महापाप है जो सभी देश के सरकारें और राज्य इसको अपना रही हैं। लगातार कुछ समय पहले अगर पीछे जाते तो आपने एक पदयात्रा निकाली थी। कोई आपका अनुभव हो, क्योंकि आपको भी लगता होगा कि इतनी आसान लड़ाई नहीं है। कुछ अनुभव हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, यद्यपि मैंने आज से 13 साल पहले भी एक पदयात्रा की थी, लेकिन उस पदयात्रा का मैंने चित्रकूट जनपद से लेके ललितपुर जनपद के बार ब्लॉक तक पदयात्रा की थी। लेकिन उस पदयात्रा का जो उद्देश्य था वो गांव के गरीब नागरिकों को महात्मा गांधी नरेगा के बारे में बताना और आम नागरिक का क्या अधिकार है इस योजना में वो बताने का था। इस बार मैंने पदयात्रा क्यों शुरू की, सबसे महत्वपूर्ण वो बात है। पिछले 10 महीने पहले महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार सेवक, जो इस योजना की रीढ़ की हड्डी है, देश प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में, उसको एक अल्प मानदेय मिलता है 6,000 रुपए का, और पिछले 3-4 साल से औसत 8 से 10 महीने का मानदेय उसको नहीं मिला था। तो मुझे लगा कि ये तो अंधेर नगरी है। एक नौजवान से आप काम करा रहे हैं और साल में उसको 2-3 महीने का मानदेय देते हैं और फिर काम चलता रहता है। मैंने बात की सरकार में तो कहते हैं साहब पैसा नहीं है। देखिए, किसी भी मांग, किसी भी मुद्दे को लोकतंत्र में 2-3 तरीके से उठाया जा सकता है, और क्योंकि मैं महात्मा गांधी के विचारों से मैं बचपन से बहुत प्रभावित रहा, और सत्याग्रह, सत्य से आग्रह करना, किसी सत्य की बात को विनम्रता पूर्वक सत्ता से आग्रह करना सत्याग्रह है। और बहुत कठिन नियम कानून महात्मा ने बनाए थे सत्याग्रह के लिए। मुझे कहने में संकोच नहीं है, जो कठिन नियम कानून महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रही के लिए बनाए थे उसका 10% भी अभी मैं अनुपालन नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं प्रयास करूंगा अपने जीवन में उसके जितने करीब पहुंच पाऊं। लेकिन जो पदयात्रा मैंने शुरू की इन नौजवानों के लिए, तो मैंने सोशल मीडिया पे अपने विचार रखे और कहा कि हम इन 40,000 नौजवानों के लिए सरकार के सम्मान में, योगी जी आदित्यनाथ जी के सम्मान में मैं पदयात्रा करूंगा और उनसे मांग करूंगा विनम्रता पूर्वक कि इनका मानदेय दिया जाए। आज के समय में जब राजनीतिक व्यक्ति के प्रति एक हे दृष्टि
समाज में है, छोटी छोटी सभाओं के लिए पैसा दे के भीड़ बुलाई जा रही है, पैसा, भोजन, गाड़ी, शराब तक बांटी जाती है, तब बड़े आयोजन होते हैं। इस परिस्थितियों में जब मैं यहाँ से बस से चला, एक रोजगार सेवक का फोन आया कि आप बाबा विश्वनाथ की नगरी से इस पदयात्रा को शुरू करें, और वहाँ एक स्थान है बनारस में जहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर, उन नौजवानों ने मेरा ऐसा रूट तय किया। देखिए, मैं भी ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, लेकिन कर्म में सबसे ज्यादा विश्वास है। तो वो यात्रा की शुरुआत एक आस्था और कर्म दोनों से जुड़ी हुई थी। उन बनारस के नौजवानों ने कहा कि आप शुरुआत करेंगे बाबा विश्वनाथ के मंदिर, एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है वहां, और उस यात्रा 20 किलोमीटर बाद काल भैरव जी का मंदिर है, वहां से समाप्त करेंगे। तो मैं पहुंच गया वहां, एक मैंने होटल लिया। होटल में 4 नौजवान मुझसे मिलने आए, इसी संवर्ग के जिनकी मांग मैं लेके आया था। और आपको मैं बताऊं, मुझे विश्वास नहीं हुआ, कम से कम 1000 लड़का, महिलाएं, लड़कियां, जो पुरुष थे वो थक जा रहे थे, लेकिन मेरे साथ झंडा लेके, इस देश का तिरंगा लेके जो महिलाएं चल रही थी, एक गांव से दूसरे गांव तक जो मजदूर मनरेगा का था, क्योंकि मेरी डिमांड एक और थी, इनको बकाया मानदेय दिया जाए और मजदूरी कम से कम 350 रुपए की जाए। उस समय 184 रुपए थी। तो गांव में जब मजदूरों को मालूम चला कि कोई व्यक्ति आ रहा है हम लोग के लिए पदयात्रा करने, तो मैं आपको बताऊं, भोजन, मिठाई, फूल माला, छोटे छोटे बैनर कपड़े के, पूरी 20 किलोमीटर की पदयात्रा ऐसा लग रहा था कोई बारात निकल रही। उस दिन बनारस की पहली पदयात्रा से मैं समझ गया। लगभग कितना समय था वो, कोई समय या डेट कुछ? ये अक्टूबर की बात है, 15 अक्टूबर को मैं लखनऊ से शायद निकला था, और क्योंकि कुछ प्रदेश में उस समय माहौल खराब हो रहा था, तो 2 दिन बाद हमने शुरू की थी, 18-19 तारीख की बात है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट, मैं बनारस में न मेरा कोई परिचित है, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने जिस गांव को गोद लिया है, उस गांव की जो रोजगार सेवक थी बहन हमारी, वो निरंतर 20 किलोमीटर बिना रुके चली है, और जो समस्याएं उनकी बातों से सामने आई, रास्ते में कम से कम 50 मंदिर थे, और वो पौराणिक मंदिर थे, आज के नहीं थे। और ऐसा लगा कि प्रकृति भी, ईश्वर भी, और जो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो दरिद्र है वही नारायण है, तो इसकी सेवा करो तो ईश्वर की सेवा करो। तो एक संगम सा सभी विषयों का उस यात्रा ने मेरा मनोबल बढ़ा दिया। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो 17 जिलों की पदयात्रा की, करीब 350 किलोमीटर की पदयात्रा, उसमें पूर्व निर्धारित नहीं था कि कब मैं जाऊंगा। बनारस में बैठा हूं तो मैं कहता हूं मैं परसों इस जिले आऊंगा, और अगला जिला उससे बेहतर। तो एक बात साबित होती है कि अगर आप जनमानस के मुद्दे, अगर आप वंचित वर्ग के मुद्दे के लिए अपने आप को कष्ट देंगे, तो निश्चित तौर पे जनता आपका साथ देगी। तो ये जो अनुभव था, जो मैं 17 साल राजनीति में रहा, 2 साल पहले मुझे राजनीतिक दल ने निष्कासित कर दिया, क्योंकि मैंने एक भ्रष्टाचार का मामला था उठाया, और मैंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पे चलने वाली पार्टी में दागी लोगों का महत्व नहीं होना चाहिए। इस बात पे मुझे निकाल दिया गया, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि गांधी को हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं है किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो आप। तो पदयात्रा का सबसे सुखद अनुभव, और आज मुझे गर्व है इस बात का कि मैं 17 जिले पदयात्रा किया, 17,000 लोग मेरे साथ चले, हर जिले में 1,000 आदमी, और आज 17,000 ने जब अपने मित्रों को बताया, तो आज 50,000 परिवारों का जोड़कर मेरा परिवार बन गया। तो यही राजनीति, असली राजनीति यही है। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे पूछा जाना चाहिए
कि संविदा कर्मियों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं हाशिए पे रखे जाते हैं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता है, कोई आगे नहीं आता है। इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसमें एक बात, बहुत बड़े आंदोलन होते हैं, बहुत बड़ी संख्या है इनकी। आज की स्थिति है कि हर परिवार, हर घर का दूसरा व्यक्ति किसी न किसी विभाग में संविदाता है। लेकिन एक बात मैंने 10 महीने में अनुभव की, और अनुभव क्या कि उनको तथ्यों समेत अनुभव किया। संविदा कर्मियों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण इनका संवर्ग स्वयं है। संविदा कर्मी का एक तरफ अगर शोषण सरकार कर रही है, तो दूसरी तरफ इनके संगठन कर रहे हैं। बहुत बड़े संख्या में चंदा वसूली और अधिकारियों की चाटुकारिता, उनके दबाव में आके मुद्दों पे जोड़ न देना, आंदोलन में समझौते कर लेना, ये ज़्यादातर हो रहा है। अच्छे नेता भी हैं जिनको विषय का ज्ञान है। अधिकांश नेताओं को तो उनके संवर्ग का हित में क्या मुद्दा है इसका भी ज्ञान नहीं। वो ऐसे नारे देते हैं जिससे आम संविदा कर्मी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो कि हम तुम्हें परमानेंट करा देंगे। उनको क्या मिल सकता है अगर वो संघर्ष करें तो वो मिल जाए, लेकिन कैसे उस भीड़ को अपने तरफ करें, कैसे उनसे चंदा वसूलें और कैसे उनको आंदोलन के लिए आकर्षित करें। 10,000 50,000 की संख्या में लखनऊ में आंदोलन हुए हैं, लेकिन दिशाहीन आंदोलन इनका मनोबल और तोड़ दिए। संविदा कर्मियों के नेता की लंबी गाड़ियां और बड़े बंगले बन गए। मुझे कहने में संकोच नहीं कि पिछले 10 महीनों में कम से कम 5 विभाग के संविदा कर्मी मुझसे मिलने आए, और जो नेता मिलने आया वो दोबारा नहीं मिलने आया। जो आम संवर्ग का साथी था वह तो मुझे अपना संरक्षक, अपना बड़ा भाई, अपना एक अगुआ मानता है, लेकिन अधिकांश नेता मुझसे इसलिए दूर होते जा रहे हैं इस संविदा कर्मियों के, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये दुकान ना खराब हो जाए। और यही इसके विपरीत अन्य राज्य हैं जहां अच्छे नेता हैं। इन्हीं संविदा कर्मियों, इसी संवर्ग को दुगना मानदेय मिल रहा है। बिहार में यही संवर्ग, यही काम, दुगना मानदेय, सामाजिक सुरक्षा सब मिल रहा है, और हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए संविदा कर्मियों को संगठित होके नेतृत्व को पैदा करना पड़ेगा। और ये संगठन हैं संविदा कर्मियों में, इनकी संकीर्ण मानसिकता को देखते हुए मैंने एक ट्रेड यूनियन का गठन कर लिया है। अब वह ट्रेड यूनियन के बैनर पे सभी विभागों के संविदा कर्मियों का संघर्ष होगा। तो ये हमारे साथ थे संजय दीक्षित जी, जिन्होंने लगातार संविदा कर्मियों के लिए पदयात्रा निकाली है। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द जर्नलिस्ट। नमस्कार।